जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री में क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कहानी को आगे बढ़ाया था और हम लोगों ने शायद फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया था। फिजिकल क्वांटिटी हो गया था। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें जैसे 7 बेस क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके अलावा मास एंड वेट में डिफरेंस और वॉल्यूम, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी, है ना। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके आगे के छोटे छोटे टॉपिक्स। तो कोशिश करेंगे आज हम खत्म कर पाए डेंसिटी, टेम्परेचर, इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीशन। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो भाई फटाफट शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, डेंसिटी। अब मैं यहाँ पर डेंसिटी के बारे में लिख दूंगा और काफी लोगों को पहले से पता भी होगा, लेकिन पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला 9th क्लास में ही हमको बता दिया गया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को डिवाइड कर दूं उसी के वॉल्यूम से तो क्या आ जाएगा बच्चों? डेंसिटी आ जाएगी। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, बट इसका मतलब क्या है? ये तो फॉर्मूला हो गया ना, इसका मतलब मीनिंग क्या है? अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी तो वही हुआ फॉर्मूला। इसको ऐसे समझते हैं, आपने ईंट देखी है, ईंट जिससे घर बनता है। मान लो एक ये ईंट है और ये लकड़ी की ईंट है, ये थर्माकोल की ईंट है, ये लोहे की ईंट है और ये गोल्ड की ईंट है, सोने की। बच्चों सबसे हल्की और सभी का साइज सेम मान लो। जो ईंट का साइज होता है ब्रिक्स का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो सेम मान लेते हैं। सबसे हल्की ईंट किसकी होगी? थर्माकोल। उससे भारी वुड, उससे भारी लकड़ी, लकड़ी की भी तो ईंट है ना, वो उससे भारी होगी। उससे भारी पत्थर की ईंट होगी, उससे भारी लोहे की, और लोहे से भी भारी होगी गोल्ड। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब सोचने वाली बात ये है, अगर सबका साइज सेम है, सबका साइज सेम है, तो ये वजन में फर्क क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि हम ये देखते हैं कि उस गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स टाइटली पैक है, ठूस ठूस के भरे हुए हैं। समझ में आ गया? तो गोल्ड की डेंसिटी अगर यहाँ पर अभी जो हमने केसेस लिए सबसे ज्यादा है, इट मींस उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास टाइटली पैक हैं। ये बात समझ में आ गई? फिर जो लोहे की ईंट है, आयरन की, उसके पार्टिकल भी टाइटली पैक है। पर अगर मैं थर्माकोल की बात करूं तो उसके अंदर एयर का स्पेस ज्यादा है और पार्टिकल्स टाइटली पैक नहीं है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेंसिटी। तो अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है, इट मींस उतने ही वॉल्यूम के अंदर उसका वजन ज्यादा है। बात समझ में आ गई सबको? तो डेंसिटी में हम क्या लिखेंगे? इट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। खत्म। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर बात समझ में आ गई बच्चों? जल्दी से इसका फॉर्मूला बता दो। मास अपॉन, तो बच्चों जल्दी से इसकी ऐसा यूनिट बता दो। केजी पर मीटर क्यूब। सही है? अच्छा, ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है ना, इसमें डायरेक्शन का है। स्केलर क्वांटिटी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसकी डायमेंशन भी बता दो। एमएलटी डायमेंशन, मास का हो गया m, वॉल्यूम का हो गया L3, ml-3। अभी फिजिक्स में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है? जो मास की डायमेंशन होती है वो होती है m, और वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो अपॉन में L³ आएगा, वो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया डेंसिटी क्या होता है? अब हमारा अगला, अच्छा, क्या डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? क्या डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? हाँ, वो चीजें जो टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड हो जाती हैं। तो मान लो अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं,
फ्लूइड्स में सारी गैसेस और सारे लिक्विड्स आ जाएंगे। तो अगर मान लो मैं इनका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ेगा? बोलो हाँ। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि उसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या गैसेस को गर्म करने पर वो फैल जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं? हाँ, लिक्विड भी हो जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बोलो हाँ। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जरा चेक करो इस फॉर्मूले में, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो इसका मतलब याद रखना, फ्लूइड्स के केस में डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट सॉलिड्स में इतना नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाने से कोई ज्यादा बहुत खास फर्क नहीं पड़ता डेंसिटी पर, क्योंकि लोहे को गर्म भी करोगे तो वो ऐसा नहीं है कि एक्सपैंड होके बहुत बड़ा वॉल्यूम ले लेगा, वो ना के बराबर है। हाँ, शेप चेंज हो रही है वो अलग बात है, बट वॉल्यूम में चेंज आता है, ये भी फैक्ट है, बट उतना नहीं आता, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेंसिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी घट गई। समझ गए? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको भी इरेज नहीं कर रहा हूं, अब हम अगले टॉपिक को लिखते हैं। टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? टेम्परेचर देखो, डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, सबके पास सब किताबों में डेफिनेशन है। तो एक बच्चा कह रहा है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, है ना? पर इसको समझोगे कैसे, क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर क्या है? तो देखो, मान के चलते हैं आज तक मैंने जो सबसे गर्म चीज छुई है वो मान लेते हैं कोयला है। एक कोयला जब जलता है तो रेड हॉट हो जाता है, तो मैंने आज तक सबसे गर्म चीज क्या पकड़ी है? जलता हुआ कोयला, मेरा हाथ जल गया, ठीक है। और कोई बच्चा, दूसरा बच्चा है, और उसने आज तक सबसे गर्म चीज क्या पकड़ी है? प्रेशर कुकर। उसकी मम्मी ने खाना बना के रख दिया था और एक बार उसने उसको गलती से छू लिया था, उसका हाथ जल गया। तो उस बच्चे ने सबसे ज्यादा गर्म चीज आज तक क्या पकड़ी है? प्रेशर कुकर। अभी दिमाग से सुनना, अगर हम दोनों का सामना हो जाए तो पक्का लड़ाई हो जाएगी। वो बोलेगा दुनिया की सबसे गर्म चीज क्या है? बर्तन। और मैं क्या बोलूंगा? दुनिया की सबसे गर्म चीज क्या है? जलता हुआ कोयला। अब हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी, कौन सॉल्व करेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है? और सेम ठंडे के लिए भी है, कौन सी चीज ज्यादा ठंडी है या कम ठंडी है, कौन बताएगा? तो हमने एक स्केल बनाया हुआ है, एक नहीं बल्कि कई स्केल है, जिससे हम ये नाप सकते हैं कि कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। उसके लिए हमने वर्ड यूज करा है टेम्परेचर। कोई दिक्कत? तो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। बात खत्म। कोई बॉडी कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, कौन बताएगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास क्या क्या डिवाइसेस हैं? डिवाइस जो हम यूज करते हैं, डिवाइस जो यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, उसको बोलते हैं बच्चों थर्मामीटर। लेकिन टेम्परेचर नापने के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं वो क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। केल्विन में कभी डिग्री नहीं आता, ये बात याद रखना, ठीक है? आप इन तीनों में से कोई सा भी स्केल यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7 बेस क्वांटिटी पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी। तो टेम्परेचर का क्या था?
केल्विन, ठीक है। अच्छा ऐसा यूनिट मिल गई हमको। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। एक्चुअली अभी हमने फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो अभी इसके बारे में बात करना बेकार है, डायमेंशन के ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं जो 3 स्केल है अलग अलग, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। इसमें टेम्परेचर अगर कभी ऐसा आ गया कि एक दूसरे में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो वो कैसे करोगे? वो तुम्हें आता है बच्चों? तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 स्केल बनाता हूं, ये मैंने 3 स्केल बना दिए। मान लेते हैं ये है सेल्सियस स्केल, ये है फ़ारेनहाइट और ये है केल्विन स्केल, ठीक है। तो सबसे कम टेम्परेचर अगर मैं वाटर का चेक करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसके 2 नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको और हम इसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री F और केल्विन में 273 केल्विन। कोई दिक्कत? और अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं, वाटर की बात कर रहे हैं खाली, तो वाटर का अपर फिक्स पॉइंट कितना है? इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। या इसका दूसरा नाम क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री F और केल्विन में 373 केल्विन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लो कोई तुमसे ये कहता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट करके दिखाओ, तो क्या करोगे? देखो तुम्हें हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। फिर से सुनो, दिस माइनस दिस यानी कि डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन दिस माइनस दिस यानी 100 माइनस 0। कोई दिक्कत? और इसका रिलेशन किससे फाइंड करना है? फ़ारेनहाइट से। तो उसमें भी वही प्रोसेस फॉलो करोगे, दिस माइनस दिस यानी कि डिग्री F माइनस 32 अपॉन दिस माइनस दिस यानी कि 212 माइनस 32। कोई दिक्कत? सॉल्व कर दो। यहाँ पे तो डिग्री सेल्सियस बचेगा, अपॉन में 100 बचेगा, इक्वल टू F माइनस 32 और यहाँ पे 180 बचेगा। सही है बच्चों? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा या 9 आएगा। अब चेक करो 9 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे कर दूं, ये 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F माइनस 32, तो ये बन जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल्स टू डिग्री F। कोई दिक्कत? तो क्या ये फॉर्मूला हमने बचपन में नहीं पढ़ा था? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में लाने के लिए पढ़ा था, 9th में था ये, मैथ्स की बुक में एक चैप्टर में। हाँ अगर नहीं पता तो आप याद रखना, कोई दिक्कत? अगर सेल्सियस का टेम्परेचर दिया है फ़ारेनहाइट में लाना है तो भी ये फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लाना है तो भी यही फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर? अगर किसी ने ये बोला सेल्सियस से केल्विन में जाके दिखाओ, तो वही प्रोसेस फॉलो करना है, दिस माइनस दिस डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन दिस माइनस दिस 100 माइनस 0 और जिसके साथ रिलेशन बनाना है उसमें भी यही करना है। केल्विन में देखो K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273, तो 373 माइनस 273। बच्चों ये हो गया डिग्री C, ये हो गया 100, ये हो गया K माइनस 273।
ये हो गया 100, ये कट गया पूरा, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू केल्विन। क्या ये फॉर्मूला हमने बचपन में नहीं पढ़ा है? अरे 9th में पढ़ा था यार, याद है? तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है। अगर कोई तुमसे ये बोले कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो प्रोसेस तो समझ ही गए होगे, पर वो प्रोसेस फॉलो मत करना। फ़ारेनहाइट से पहले सेल्सियस में जाना, फिर केल्विन में जाना, वो इजी पड़ेगा। नहीं तो घर जाके चेक कर लेना, जब इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करोगे ना इसी मेथड से, तो थोड़ा लेंथी पड़ता है। तो फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में मत जाओ, पहले सेल्सियस में जाओ यूजिंग दिस फार्मूला, और फिर सेल्सियस से केल्विन में इस फार्मूले से। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करें। एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होता है, तो समझे? करें क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट मैं रेज कर देता हूँ, डेंसिटी वाला। इसकी फोटो क्लिक कर लेना, मैं साइड हो रहा हूँ। तो इस वाले पार्ट को रेज कर देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं। फाइंड द टेम्परेचर which shows equal value या same value on both Celsius and Fahrenheit scale। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? तो बच्चों इसने खुद ही बोल दिया कि वो जो भी वैल्यू है वो डिग्री है फॉर डिग्री सी इक्वल है। अरे क्वेश्चन में तो गिवन है, चेक करो। एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड करो विच शोज इक्वल वैल्यू ऑन बोथ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल। सही है? तो अगर मैं इसका यूज करूं, और हमको अच्छे से पता है फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सी प्लस 32 इज इक्वल टू एफ डिग्री एफ, यही होता है। अरे ये रहा ना, और हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट चेक करना, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूं, या दोनों को एफ बना दो या दोनों को सी बना दो। बच्चों ये हो जाएगा 9 इंटू डिग्री सी बाय 5 इज इक्वल टू, या एक काम करो ना, सुनो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। या एक काम और कर सकते हो, आप सी के पास सी ले आओ। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 माइनस का। समझ में आया? अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, हो गया 5। तो 9 इंटू डिग्री सेल्सियस माइनस 5 इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस 32। ये 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कितना बचेगा? 4 इंटू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 160। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 4 माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब माइनस का 40 डिग्री एफ और माइनस का 40 डिग्री सी दोनों सेम ही हैं। चेक कर लो, समझ में आ गया? इस पर एक और क्वेश्चन करें छोटा सा। ये समझ में आ गया ना? इसको रेज कर दूं। Find the normal human body temperature in degree Fahrenheit। ये भी इजी क्वेश्चन है।
बच्चों देखो, हम जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस। हमको इसे किस में लाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री एफ। अब C की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 37, तो 9/5 37 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री एफ। बच्चों सॉल्व कर लोगे, क्या आएगा 94.6 कुछ आता है सेकंड, 98.6 पक्का, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हाँ 98.6 ही आएगा, ठीक है आ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इतना है, ये कर लेना आप सॉल्व, इसको कर सकते हो और इतना ही आएगा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और सेल्सियस में कितना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है, इरेज कर दूं। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, एक का नाम है एक्यूरेसी, एक का नाम है प्रिसीशन। ये दो वर्ड्स आपको पूरी लाइफ सुनने को मिलेंगे, अभी भी सुने होंगे आपने लाइफ में। क्या होता है एक्यूरेसी और क्या होता है प्रिसीशन। एक्यूरेसी, पहले एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। देखो, जैसे मान लो दो इंजीनियर या साइंटिस्ट आपस में बातें कर रहे हैं, एक बंदा दूसरे बंदे से कोई रीडिंग या वैल्यू मांग रहा है। उसने बोला 5.34, तो इसने बोला क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है। पहले ये समझो एक्यूरेट वर्ड हम यूज कहाँ करते हैं, क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है उसने बोला। तो एक्यूरेट वैल्यू से उसका क्या मतलब है, क्या ये पक्का सही है, क्या ये 100% श्योर है, क्या मैं इसे अज्यूम कर लूं, क्या मैं इसी को एज इट इज जो बता रहे हो, मतलब मेरी बात समझ गए ना। एक्यूरेट का मतलब क्या है, एक्यूरेट मतलब हम बिल्कुल भी गलती करना नहीं चाहते हैं, समझ गए। तो इसको समझने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरे पास ये पेन है और इस पेन की लेंथ कितनी है, 2 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं इस पेन की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। मान लो बच्चों इसकी लेंथ कितनी है, अरे मानने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब ये मैंने जो वैल्यू लिखी है ये मुझे पता है और इसको मैंने कहीं छुपा के लिख के रख लिया अपने पास। और ये पेन मैंने पूरी क्लास में बच्चों को बांटा, मतलब बारी बारी दिया और कहा कि इसकी लेंथ मेजर करके मुझे हर एक बच्चा बताओ। मान लो क्लास में 10 बच्चे, तो 10 के 10 बच्चे जब इसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो क्या वैल्यू शो करेंगे बच्चों। कोई बच्चा लिखेगा 7.1 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6.9 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6.9 सेंटीमीटर, कितने हो गए, और 7.12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। ये पेन मैंने बच्चों को बोला, बच्चों इसकी लेंथ को मेजर करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। तो 10 बच्चे अलग अलग वैल्यू देंगे, किसी ने 7 भी नापा है, किसी ने 7 से थोड़ा ऊपर भी चला गया, कोई 7 से थोड़ा सा नीचे भी है। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये 6 सेंटीमीटर कहां से आ गया। इतना मिसमैच कभी होता है वैल्यूज में कि सारे बच्चे इसकी वैल्यू नाप रहे 7 या उसके आसपास, ये 6 पे चला गया। पक्का उसका जो डिवाइस है उसमें खराबी है, वो स्केल कहीं से टूटा हुआ है या उसने उसको आगे से रख के नापा होगा और फिर वो माइनस करना भूल गया, व्हाटएवर जो भी है, वो डिवाइस में प्रॉब्लम है या उसको नापना नहीं आता। अब मुझे ये बताओ इनमें से मैं कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करूं। 7 क्यों 7 क्यों, मैंने इस पेन की लेंथ नापने को बोला बच्चों को, वो तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 7 है, और नहीं पता होता तो इन 10 बच्चों में से किसकी बात मानूं। क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है ये सब पागल हो, ये ज्यादा होशियार हो, ये सही नाप रहा हो। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इसमें से 7 ले लो, अगर आपको नहीं पता कि इसकी लेंथ एक्चुअली क्या है, वो हमने छुपा रखा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चों, ये सारी वैल्यूज का हम मीन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, मेरी बात समझ में आ गई। इसका क्या फाइंड करेंगे,
मीन फाइंड करना आता है, एवरेज, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सबको प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे, समझ में आ गया। तब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, वो हम यूज कर सकते हैं, वो हम मान सकते हैं कि सही है, समझ गए। हालांकि हम इस वैल्यू को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, मैं इसको 6.9 कर देता हूँ, क्योंकि इतना पागल कोई बच्चा होता नहीं है कि 12th में आकर पेन की लेंथ को 7 से 6 बना दे। मेरी बात समझ रहे हो? जब इन सब का मीन आ जाएगा वो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो वैल्यू इसके बहुत ज्यादा क्लोज होगी? हाँ, आप इसका मीन निकाल के देख लो, जो डाटा मैंने यहाँ लिखा है, या तो यही आ जाएगा या इसके बहुत क्लोज आ जाएगा, तो वो वैल्यू क्या मानी जाएगी, एक्यूरेट। समझ में आ रहा है सबको? तो व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ, accuracy is the measure of the difference between experimental value or the mean value of a सेट ऑफ मेजरमेंट। देखो बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन तुमको मिल सकती हैं, ठीक है, सेट ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन बात समझ में आई एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी मतलब मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें मैं भरोसा कर सकूं, और भरोसा किसी पे ऐसे नहीं किया जाता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का मीन फाइंड कर लेंगे, समझ गए, और वो वैल्यू जो आएगी वो एक्यूरेट कहलाएगी। कोई दिक्कत? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूरेसी, ऑल्सो कॉल्ड द करेक्टनेस ऑफ ए वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए 7.1, 7, 6.9, 6.8 और ये सारी वैल्यूज को प्लस कर दूंगा और डिवाइड किससे कर दूंगा, 10 से। मान लो मेरे पास आ गया 7.001 सेंटीमीटर। क्या ये इसके बहुत क्लोज नहीं है? तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, एक्यूरेट है? हाँ, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब ये होता है कि जैसे इस पेन की लेंथ को जब बच्चों ने नापा, वो जो वैल्यूज आई थी क्या वो आपस में क्लोज हैं? आपस में क्लोज हैं, इसी को बोलते हैं प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब होता है जो भी मेजर्ड वैल्यूज हैं क्या उनमें आपस में रिलेटिव क्लोजनेस है, अगर है तो उनको क्या बोला जाएगा, प्रिसाइज वैल्यूज। और तो और ये वैल्यू इससे भी बहुत क्लोज है, ये वैल्यूज इससे बहुत दूर नहीं है ट्रू वैल्यू से, तो इनको क्या बोला जाएगा, precise values. What is precision? It refers to how closely two or more measurements of a same quantity agrees with each other। समझ में आ गया? खत्म। ये हो गया तुम्हारा एक्यूरेसी और प्रिसीशन। तो ये वर्ड कभी लाइफ में यूज हो तो समझ जाना इसका क्या मतलब है। चले आगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स
देखो बच्चों, यहाँ से जब क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड करने होते हैं। मतलब मैं तुम्हें अगर शॉर्ट में समझाऊं तो जैसे लिखा है 12.354, वो पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो तुम्हें बोलना है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एमसीक्यू में आ सकता है, रीजनिंग में भी आ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, सर्शन रीजन में, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे आता है वो समझ में आ गया। कोई भी नंबर उठा के दे देंगे, कोई भी, और पूछेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो तुम्हें गिन के बता देना है कितने हैं। अब ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं देंगे, इसमें भी कुछ रूल होते हैं, वो रूल फॉलो करके चेक करके गिन के बताना होगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है और आंसर पे टिक करना होगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा ना इसकी डेप्थ में चलते हैं बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर से नाम से क्या समझ में आ रहा है? फिगर्स का तो ठीक है, चलो डिजिट्स की बात कर रहा होगा मैथ्स में। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट का मतलब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कितना मायने रखता है। मायने रखने वाले फिगर, मायने मायने मतलब रखने वाले सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मैंने कहा मेरा वेट 5, किसी ऑब्जेक्ट का वेट 5 kg है, और एक बच्चा कह रहा है कि नहीं उसका वेट है 0.5 kg, और एक बच्चा कह रहा है कि नहीं उसका वेट है 0.05 kg, और एक बच्चा कह रहा है 0.00005 kg। इन सभी में इस जीरो का कोई मतलब है? यहाँ पे सिग्निफिकेंस है भाई? इन सभी का मतलब 5 किलो ही है, इन सब का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 kg ही है। तो इन जीरोस का यहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, समझ गए? तो बच्चों इन सभी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1। ये देखो, ये देखो, यही तो मायने रखता है। ये इधर वाले जीरो मायने कहाँ रखते हैं? अभी हम रूल्स भी पढ़ेंगे कि मतलब कैसे फाइंड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, पर अभी मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बस तुम्हें ये समझा रहा हूँ क्या मायने रखता है फिगर्स में, क्या नहीं रखता। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी एज 5 साल है, तो कोई बच्चा कहता है 5 साल है, तो 5 मायने रखता है, 0.5 मैटर नहीं करता। 0.05 ये तो बेवकूफी हुई ना। अच्छा, और एक चीज, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सच में 5 kg का है, ये एक्सप्रेशन तो भाई बिल्कुल गलत है। ऊपर वाला ठीक है, बाकी सारे तो भाई बेमतलब के थे, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट 5 kg का है, 5.0 kg का है, 5.00 kg का है, अब तुम बताओ बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5। ये क्या हो गया भाई? अब तुम्हें लग रहा होगा सर सबका वजन 5 किलो ही तो है, इस बार भी भाई सभी का मतलब एक ही है, 5 kg। तो ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर क्यों किए जा रहे हैं, जबकि पिछली बार सर आपने नहीं करे थे? जब जीरो इधर लगाया गया तब आप कह रहे हो सिग्निफिकेंट नहीं है, मायने नहीं रखता। इधर जीरो लगा दिया तो ये कौन सा मायने रखता है तो तब भी ये 5 kg, पर इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर रहे हैं, क्यों? पॉइंट के बाद वैल्यू बदल सकती है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास एटलीस्ट एक जरिया है, वैल्यू है, जगह है ये बताने की कि वहां पर कुछ वजन हो सकता है। मान लो एक तराजू है और वो तराजू सिर्फ इंटीजर्स में वजन नापती है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, उसके बीच की वैल्यू शो नहीं करती वो तराजू। तो बताओ बच्चों वो और मान लो वो ऑब्जेक्ट सच में 5.1 kg का हो, तो वो इसमें रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पर अगर मेरे पास एक प्लेस है तो कम से कम बता तो सकता हूँ। क्या पता वो 1-2 kg का हो, क्या पता वो 1-2-5-3 kg का हो, मतलब कि 5 kg एंड दीज आर ग्राम्स। मेरी बात समझ में आ गई? तो डेसिमल के बाद ये जो प्लेसेस हैं क्या ये मायने रखती हैं? हाँ मायने रखती हैं।
अगर वहां कोई वजन हुआ तो वो आप दिखा तो सकते हो, पर पीछे मायने नहीं रखती। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसको रेस कर दूं। भैया अगर 5000 ग्राम होगा तो 5000 ग्राम तो उसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिर्फ 5। देखो एक बच्चा कह रहा है कि 5000 ग्राम, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 5000.0 ग्राम, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। डेसिमल लग गया ना, तो वो सारे काउंट हो गए। डेसिमल नहीं है तो फिर, अगर ये डेसिमल नहीं है तो इसको मैं लिख दूंगा 5 × 10³ ग्राम्स, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो डेसिमल रहेगा तो हम सारे काउंट करेंगे, डेसिमल नहीं होगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। फिर 10⁻⁴ को नहीं गिना जाता है तो बचेगा एक सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत? अभी हमने ये शुरू भी नहीं किया है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो 4 रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहना और नोट्स रिवाइज करते रहना, ठीक है? जय श्री राम।